वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द सेल सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ सेल। सेल किसे कहा जाता है? ये एक ह्यूमन बॉडी या कह सकते हो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिस लेवल पर फंक्शन करे जाते हैं, जिस छोटे लेवल पे फंक्शन किए जाते हैं, उसे सेल कहा जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन सेल का। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप इस लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट सेल को कह सकते हो। इट वाज डिस्कवर्ड, इसे किसने खोजा था, फाइंड करा था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1831 में। और कैसे फाइंड करना था? उन्होंने एक कॉक की स्लाइस ली थी। कॉक बेसिकली कह सकते हो आप पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है उसे लिया था और उसको पिरामिडेड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। तो उसके अंदर उन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, जिसे सेल बाद में उन्होंने नाम दिया। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। ठीक है। तो जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था उसके अंदर उन्हें जो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर छोटे छोटे हेक्सागोनल जो शेप से होते हैं, वो उन्हें एक लिटिल रूम की तरह दिखाई दिया, तो उन्होंने उसे नाम दिया सेल। एंड देन लियोनविक हॉक ने 1674 में डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर। तो जो लियोनविक होते हैं 1674 में, उन्होंने कैसे फाइंड करा था, डिस्कवर करा था फ्री लिविंग सेल को। ठीक है, एक लिविंग सेल को फाइंड करा था पॉन्ड के अंदर बाय बाय द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। देन बात करते हैं आगे रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल 1831। उन्होंने 1831 के अंदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे डिस्कवर करा था। देन प्रकंजी कॉइन द प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस द सेल 1839 में। 1839 में प्रकंजी ने सेल के अंदर जो फ्लूइड टाइप पार्ट होता है, फ्लूइड वाला पार्ट होता है, उसे फाइंड करा था। देन बात करते हैं सेल थ्योरी की। द थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दैट आर सेल इज द बेसिक यूनिट इज प्रेजेंटेड बाय द बायोलॉजिस्ट एंड शेजलैन एंड शेजवान। तो ये दो बायोलॉजिस्ट थे, शेजलैन एंड शेजवान। उन्होंने कहा था सिंपली कि कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है या एनिमल है, तो दोनों की जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल है। यानी प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी? सेल होगी। देन आगे द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड। जो सेल थ्योरी थी उसे और एक्सपेंड करा गया और बढ़ाया गया। किसके द्वारा? रिडोल्फ वर्च्यू ने। उन्होंने क्या सजेस्ट करा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जो भी नई सेल्स बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से सेल बनी हुई है उनसे ही नई सेल्स बनती है। प्री जो ओल्ड सेल्स है, पुरानी सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स, उनसे ही न्यू सेल्स बनती है। तो ये चीज किसने कही थी? रोडोल्फ वर्च्यू ने। देन बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट यूनिसेल्युलर, सेकंड मल्टी सेल्युलर। अब यूनि से ही नाम से पता चल रहा होगा, यूनि मतलब यूनिटी। ठीक है, यूनि से आप समझ सकते हो वन। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करिए, वो ऑर्गेनिज्म जो जो सिर्फ सिंगल सेल्ड होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, यूनिसेल्युलर उनकी बात कर रहा है। मतलब कि जहां पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सिर्फ वन सेल ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। परफॉर्म ऑल फंक्शन। ठीक है, जो एक सेल है उसी के अंदर ही सारे फंक्शंस उसके परफॉर्म होते हैं, जैसे डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, मूवमेंट के लिए जितना भी सब फंक्शन है सब किस में परफॉर्म हो रहा है? सिर्फ सिंगल सेल के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। इस टाइप के जो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इन्हें। जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा गया? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। अमीबा जो होता है उसके अंदर सारे फंक्शन सिर्फ एक ही सेल करता है। ठीक है, डाइजेशन करना, उसे अब्जॉर्प्शन करना, एसिमिलेशन करना, सारे के सारे फंक्शन सिर्फ अमीबा के अंदर ही होते हैं। देन बात करते हैं सेकंड मल्टी सेल्युलर। मल्टी से ही पता चल रहा होगा कि एक से ज्यादा। ठीक है, मल्टी से ही पता चल रहा होगा एक से ज्यादा की बात कर रहा है। यानी टू और मोर, टू और मोर सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, मैनी सेल्स ग्रुप, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स ग्रुप होते हैं। परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट। ठीक है, इसके अंदर जो सेल होती है वो बहुत सारे टिश्यूज बनाती है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, फिर एक टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो
हर एक सेल का हर एक सेल से बना हुआ ऑर्गन जो है वो डिफरेंट काम करता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक अलग फंक्शन के लिए एक अलग तरह का सेल्स रहता है उसके अंदर। एग्जाम्पल के लिए फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। और जो शेप एंड साइज होता है सेल का वो भी डिफरेंट होता है, ठीक, आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द देयर फंक्शन। जो सेल का शेप है, साइज है, वो भी अलग रहेगा किसकी वजह से, उनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी वजह से, यानी फंक्शन भी अलग होगा तो उनकी बनावट भी अलग होगी डिफरेंट फंक्शन की वजह से। देन इस डिवीजन ऑफ लेयर का सिंपली मतलब कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। ईच सेल हैज स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स, ठीक है। हर सेल के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल होता है। ऑर्गेनल क्या होता है? ऑर्गेनल सिंपली कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल का मतलब क्या है कि सेल किन चीजों से बना है उसे कंपोनेंट बोला जाता है। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको कि टी की बात करी जाए तो टी, चाय, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, किन किन चीजों से बनी होती है? तो मिल्क आता है, शुगर, ठीक है, वाटर, वाटर, टी लीव्स हो गया, तो ये सब क्या हो गया, इसके कंपोनेंट हो गए। तो कंपोनेंट का मतलब कि वो चीज जिससे बनी हुई है, ठीक है। सेल का अगर सेल के कंपोनेंट की बात करें तो जिन चीजों से सेल बना है वो उसके कंपोनेंट होंगे, और उन्हें कंपोनेंट को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनल्स बोला जाता है। सेल के कंपोनेंट को ऑर्गेनल्स बोलते हैं। टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन। और जो ऑर्गेनल्स होता है उनका उनका भी अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है। देन बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की। जो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल। तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंट होता है। देन फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक लेयर टाइप आप समझ सकते हो, उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा गया है। देन तो प्रोकार्योटिक में ये लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उसके अंदर लैक रहता है, लैक मतलब कमी रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। और यूकार्योटिक की बात करें तो इसके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। देन न्यूक्लियोलस प्रोकार्योटिक में एब्सेंट होता है और यूकार्योटिक में प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम्स, देखो क्रोमोसोम्स ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप डिफरेंस समझो कि प्रोकार्योटिक में क्या चीजें हैं और यूकार्योटिक में क्या चीजें हैं। देन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो जो प्रोकार्योटिक सेल है उसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, पर जो यूकार्योटिक सेल है उसके अंदर सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन, जो प्रोकार्योटिक सेल है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऑलवेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। और यूकार्योटिक के अंदर बहुत सेक्सुअल भी रहता है, असेक्सुअल भी रहता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि मतलब कि कैसे होते हैं जनरली सेल, तो प्रोकार्योटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर रहते हैं, ठीक है, एक सेल के बने हुए रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है वो क्या होता है? वन सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वन सेल ऑर्गेनिज्म। जो यूकारियोटिक होता है वो ऑफन मल्टी सेल्यूलर, यानी सेल्स टू और मोर सेल के बने हुए होते हैं। देन देखते हैं ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट, ठीक है। जो भी मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं प्रोकारियोटिक में। ये प्रोकारियोटिक है और ये यूकारियोटिक। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं इसके जो यूकारियोटिक है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वाले जितने भी ऑर्गेनल्स है जिनके अंदर मेम्ब्रेन लेयर है वो प्रेजेंट रहती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रियोल की बात करते हैं, एब्सेंट होता है प्रोकारियोटिक के, और यूकारियोटिक में प्रेजेंट रहता है ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक है। सेंट्रियल रहता है यूकारियोटिक के अंदर पर सिर्फ वो एनिमल सेल के अंदर रहेगा। सेल डिवीजन की बात करते हैं बाय बाइनरी एंड फिजन, बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। जो प्रोकारियोटिक है उसके अंदर कैसा सेल डिवीजन होता है? बाइनरी फिजन होता है। जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो मेन है वो है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो यूकारियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो दो तरीकों से होता है, दो वेज से होता है, एक होता है मिटोसिस, एक मायोसिस। एग्जाम्पल्स क्या है प्रोकारियोटिक के? बैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन एल्गी। और यूकारियोटिक के एग्जाम्पल क्या है? फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब यूकारियोटिक के एग्जाम्पल है। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी 4 से 5 याद कर सकते हैं, इतने में काम हो जाएगा आपका। अगर आता है पेपर में डिफरेंस लिखने के लिए तो आप एक साइड प्रोकारियोटिक लिखो, एक साइड यूकारियोटिक, और 1 से 5 तक इसके और 1 से 5 तक इसके डिफरेंस बता दो। 5 से 6 इजीली हो जाएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब आपको बताना है डिफरेंस किसमें? एनिमल सेल में और प्लांट सेल के अंदर क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं।
तो देखते हैं फीचर्स के सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है, प्रेजेंट नहीं रहती। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। अब सेल वॉल के बारे में पढ़िए, क्या चीज़ है, क्यों वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देन बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट रहते हैं और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल के अंदर, एब्सेंट रहते हैं प्लांट सेल के अंदर। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट रहती है एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है, पर उन्हें डायक्टोसोम कहा जाता है, डायक्टोसोम कहा जाता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर जनरली एब्सेंट रहते हैं या स्मॉल, बहुत ही कम अमाउंट में रहते हैं, या फिर साइज उनका बहुत छोटा रहता है, स्मॉल रहता है। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और लार्ज साइज रहता है, कम से कम 50 to 90% पार्ट ऑफ द सेल कवर करके रखते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेंट्रोजम एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और 1 और 2 सेंट्रोल्स के फॉर्म में, पर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजम्स एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट रहते ही नहीं। देन इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे ज़रूरत नहीं है। 3 से 4, मैक्स टू मैक्स 4 आप याद कर लो, बहुत है, इनफ है। डिफरेंसेस आते हैं, 4 एनिमल सेल के लिखो, 4 प्लांट सेल के लिखो और एग्जाम्पल्स लिख देना। ठीक है, काम हो जाएगा उसमें। देन बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो उसके अंदर क्या होता था कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता था फॉर मूवमेंट के लिए। ठीक है, फॉर मूवमेंट के लिए फोर्स लगाता था कि ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगाया तो ये मूव करेगा, अब ये मूव करेगा तो ये अनदर पार्टिकल पे फोर्स लगाया, तो उसे डिफ्यूजन कहते थे। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाए फॉर द मूवमेंट, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। पर इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर डिफ्यूजन क्या करता है? अब बायोलॉजी के अंदर डिफ्यूजन क्या है कि आपने एक हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन, सिंपली मैं समझाता हूँ आपको कि पहली चीज की कंसंट्रेशन क्या होता है। 2 बीकर लेते हैं, एक ये है और एक ये बीकर है। इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, 100 ml वाटर है और 100 ml यहाँ पर भी वाटर है, H2O वाटर है और इसमें भी 100 ml वाटर है। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ 10 ग्राम शुगर और इसके अंदर डालता हूँ 20 ग्राम शुगर। तो शुगर का कंसंट्रेशन कौन से बीकर में ज़्यादा होगा? तो वो सिंपली सेकंड वाले बीकर में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 20 ग्राम शुगर डाला हुआ है। तो कंसंट्रेशन समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन सिंपली बात करता है कि कितने अमाउंट में वो चीज़ मिक्स करी गई है, कितनी अमाउंट में वो चीज़ प्रेजेंट है अनदर चीज़ के अंदर। अब डिफ्यूजन को समझते हैं। इसके अंदर डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करती है तो उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। एग्जांपल के लिए, जैसे आपके घर पे जो वाटर टैंक होता है, जो सबसे ऊपर लगा हुआ रहता है, तो उसमें क्या रहता है? हाई अमाउंट ऑफ, सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ वाटर रहता है उसके अंदर। अब उससे जो कनेक्टेड रहती है, टैप्स कनेक्टेड रहती हैं, काफी सारे टैप्स कनेक्टेड रहती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ वाटर है। अब यहाँ पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, सबसे ज्यादा वाटर, तो हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे हुआ। और टैप्स के अंदर क्या होता है? कम पानी होता है, तो वो लो कंसंट्रेशन होता है। तो जो वाटर है वो क्या करता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड मूव करता है। अब जब वो मूव करता है तो टैप के अंदर क्या? वाटर आता है। तो ये एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल समझ सकते हो। तो डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपली एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के मतलब कि अपने आप मूवमेंट होना, खुद से मूवमेंट होना। इस केस के भी अंदर आप देखोगे तो कोई अलग से कोई मशीनरी नहीं लगाई जाती, वो सिंपली अपने आप ही जो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है। तो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जहाँ से, टू मूव रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन रीजन से मूव करे कहाँ पर? लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, से उसे क्या कहा गया है? डिफ्यूजन कहा गया है। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। जो भी सेल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल को जो कवर करके रखती है वो सेल मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन इस केस में क्या होता है? अगर हाई कंसंट्रेशन है बाहर ऑक्सीजन और CO2 का, और लो कंसंट्रेशन है यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 का, तो ऑक्सीजन और CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आए तो वो किसके अक्रॉस मूव कर जाएंगे? सेल के अंदर मूव कर जाएंगे। तो सिंपली कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव ही करती है। सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट दिस वे। और सेल जो है, ये सेल जो है इसी के थ्रू
क्या करता है, जितने भी बाहर के न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें अपने अंदर लेता है, कि अपने अंदर लो कंसंट्रेशन रह जाएगा, बाहर ज़्यादा रह जाएगा तो वो अब पता है कि जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ है वो हाई से लो मूव करेगी, और सेल के अंदर लो है, बाहर हाई है, तो हाई से लो मूव करके सेल के अंदर वो न्यूट्रिशन जाएगा और सेल उसे यूज़ करेगा फॉर अपने वर्क के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं सेकंड, ऑस्मोसिस। सिंपली ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तरह है, बस इस बार क्या हो रहा है कि हाई कंसंट्रेशन से जो लो कंसंट्रेशन की साइड मूवमेंट है उसके बीच में हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम एसपीएम बोल देते हैं। अब एसपीएम का काम क्या होता है, ये एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है, एक फिल्टर की तरह आप कह सकते हो कि फिल्टर की तरह काम करता है। कि अब यहाँ पर देखो जो पार्टिकल्स, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो जो पार्टिकल्स है वो हाई से कहाँ मूव कर रहे हैं, लो की साइड मूव कर रहे हैं, और बीच में क्या है, एक एसपीएम लगा हुआ है जो कि सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को मूव करने की परमिशन दे रहा है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल में आता है, जो सेलेक्ट करी गई चीजें उन्हीं को ही परमिशन मिलेगी उधर की साइड मूव होने के लिए। तो जो सेलेक्ट करी गई चीजें उन्हें परमिशन मिल रही है उधर की साइड मूव होने के लिए। तो सिंपली आप देखोगे जो ये बड़े पार्टिकल्स वो मूव कर पा रहे हैं, छोटे वाले पार्टिकल बहुत ही लो अमाउंट में मूव कर रहे हैं उधर की साइड, तो उसे ही ऑस्मोसिस कहा गया है, ठीक है। सिंपली डिफ्यूजन की तरह है, बीच में बस हम यहाँ पे एसपीएम लगा देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। देन प्लांट्स टेंड टू ऑब्टेन वाटर थ्रू दिस ऑस्मोसिस। जो प्लांट है वो भी ऐसे ही वाटर लेते हैं रूट्स के थ्रू। सिंपली अगर देखा जाए एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, नीचे ग्राउंड के नीचे वाटर रहता है, H2 वाटर रहता है, और यहाँ पे कोई भी एक ट्री है उसकी रूट्स वाटर को टच कर रही है, ठीक है। अब वाटर रहेगा, अब ग्राउंड के नीचे वाटर है तो उसमें बहुत सारा डस्ट होगा, पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, जर्म्स वगैरह भी होंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, जो पेड़ के रूट्स हैं वो ऑस्मोसिस का यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सेमी एस्पिन बना के रखते हैं, जिससे क्या होता है जो वाटर है वो फिल्टर होकर उनके रूट्स के अंदर जाता है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस यूज होता है रूट्स के अंदर, की जो रूट्स हैं उनके अंदर क्या है, एक एसपीएम बना हुआ है और बाहर हाई कंसेंट्रेशन है वाटर का, ठीक है। भाई हाई कंसेंट्रेशन है और रूट्स के अंदर लो कंसेंट्रेशन है, तो हाई से लो मूव करेगा वाटर, और वहां पर क्या कर देगा रूट्स, वहां पर अपने लिए एक एसपीएम बना के रखेगा जिससे जो वाटर है वो फिल्टर होकर रूट्स के अंदर आए। तो इसी तरीके से वो वाटर को भी अब्सॉर्ब करते हैं जो प्लांट्स वगैरह होते हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। अब इन तीनों को समझते हैं डिटेल में। तो सिंपली ये सेल की बात करता है कि सेल इन शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तो क्या क्या आउटपुट हमें मिलेगा, क्या क्या रिजल्ट मिलेगा कंडीशंस के अंदर। तो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको, हाइपोटेनिक के अंदर क्या होगा कि आप जस्ट इमेजिन कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर एक सेल है। अब बाहर जो है हाई कंसेंट्रेशन है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर समझ सकते हो, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन लिया, सबने वाटर ले लिया, एंड अंदर लो कंसेंट्रेशन है इसका वाटर का। अब अंदर लो कंसेंट्रेशन है, बाहर हाई कंसेंट्रेशन है, तो क्या होगा, जो वाटर है वो मूव करेगा हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अब जब वो मूव करेगा हाई से लो, तो उस केस में क्या हो जाए, क्या होगा कि जो सेल है, सेल के अंदर वाटर H2O फिल करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही फिल करता जाएगा, जब तक फिल करेगा जब तक बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो सेल है वो स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी सेल फूलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जो चने होते हैं, ठीक है, ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चने बोलते हैं। चने को जब आप पानी में भीगने के लिए रखते हो, तो वो पानी के भीगने के लिए रात में रखते हो, और सुबह उठ के देखते हो कि जो चना है उसका शेप और साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो बाहर का हाई कंसंट्रेशन था, अंदर वाटर का लो कंसंट्रेशन था, जो चने के अंदर था वहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर था, बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर था। तो उस केस में क्या हुआ कि वाटर उस चने के अंदर गया, मूव करा हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो उस केस में क्या हुआ, जो ग्राम थे वो जो सुबह तक बड़े साइज में हो गए। तो यही उसके लिए हाइपोटेनिक इसे ही कहा जाता है, हाइपोटेनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, और जो हमने सेल लिया है, सेल है या कोई भी चीज है, उसके अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है और बाहर हाई है, तो वो हाई से अंदर से, सॉरी बाहर से, जो सॉल्यूशन बाहर से अंदर के साइड मूव करेगा।
देन बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक हमने बीकर लिया, ठीक है, सेल ले लिया, वही सेम चीजें ले ली, इसके अंदर H2 है और सेल के अंदर भी H2 है, वाटर है दोनों की साइड। तो वाटर का यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन है दोनों का। अब सेम कंसंट्रेशन है तो जो वाटर वो मूव ही नहीं करेगा हाई टू लो, या फिर अंदर से सेल के बाहर या सेल के अंदर मूव ही नहीं करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो सेल है, सेल सेम साइज का रहेगा, ना ही उसमें कोई साइज उसका बढ़ेगा ना ही कम होगा। तो उसे ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। देन बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि फिर से एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर सेल लेते हैं। अब अंदर क्या है, अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, एंड देन बाहर क्या है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो इस केस में क्या होगा कि जो वाटर है वो मूव करेगा, क्या अंदर से बाहर मूव करेगा। जैसे सिंपली आपने देखा होगा कि जब हम अंगूर जो होते हैं, ग्रेप जो होता है अंगूर, उन्हें जब हम धूप में छोड़ देते हैं सुखाने के लिए, तो अंदर हाई कंसेंट्रेशन होता है वाटर का, पर बाहर क्या होता है, लो कंसेंट्रेशन होता है, लो कंसेंट्रेशन। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो अंदर का वाटर है वो बाहर जाना स्टार्ट करता है। जब बाहर जाके वो वेपराइज हो जाता है, तो आप देखते हो जो अंगूर थे, जो ग्रेप्स थे, उनका साइज छोटा छोटा हो जाता है, ठीक है, पहले से छोटा साइज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लो कंसेंट्रेशन को बराबर करने के चक्कर में जो अंदर का वाटर था वो बाहर चले गया। तो इस केस में क्या होगा, उसे किशमिश बोल देते हैं, ठीक है। तो वही चीज उसे ही हाइपोटेनिक सॉल्यूशन बोला गया है कि अंदर ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन है, पर बट इन एनवायरनमेंट लो कंसेंट्रेशन है, तो अंदर हाई से लो की साइड मूव करेगा, तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये एग्जांपल से, ठीक है, जो अगर एग्जाम वगैरह के अंदर आता तो आप सिर्फ सेल का एग्जांपल लोगे कि सेल इस केस में क्या होगा, श्रिंक हो जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर श्रिंक हो जाएगी, साइज कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर हाई कंसंट्रेशन था, बाहर लो था, तो वाटर जो है हाई से लो मूव कर गया। देन बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देखो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल सेल के बारे में कि क्या क्या कंपोनेंट होता है और उनका काम क्या होता है कि सेल के अंदर। देन फर्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या होती है, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो किसी भी सेल की सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये सेपरेट करता है कंटेंट को ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है और जो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उन्हें डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। देन अलाउ एंट्री इन एग्जिट सब मटेरियल सिलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उन्हें एंट्री अलाउ करता है, या एग्जिट अलाउ करता है जो सिलेक्टिवली परमेबल हो, ठीक है, सेलेक्ट करके उन्हें परमिशन प्रोवाइड करता है कि यही चीज अंदर से बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है। एक तरह से फिल्टर की तरह काम कर रहा है एक सेल के लिए। मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये जो बना हुआ होता है किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। और लिपिड दिखने में कैसा होता है, लिपिड का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, लिपिड ऐसे दिखने में होता है, और ये बाइलेयर होता है लिपिड। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से बाइलेयर, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा और ऐसे ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और यही सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। तो जो सेल जो बना होता है लिपिड से बना रहता है, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन पता ही है, लिपिड कुछ इस तरीके से दिखता है। देन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या है। ये एक तो फ्लेक्सिबल होती है, ड्यू टू लिपिड्स एंड प्रोटीन की वजह से ये फ्लेक्सिबल होती है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल करती है एडेक्टोटाइसिस, एनगल्फिंग फूड और मटेरियल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे अलाउ करती है कि कोई भी चीज अंदर आए और बाहर अंदर से बाहर जाए, उन चीजों को अलाउ करती है। अमीबा अक्वायर फूड बाय दिस प्रोसेस, और अमीबा इसी प्रोसेस के थ्रू, अमीबा जो होता है इसी प्रोसेस के थ्रू बाहर का फूड अंदर ले पाता है, ठीक है, उसे खा पाता है। देन बात करते हैं फंक्शंस की। तो रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट, कि बाहर करना किसी भी मटेरियल के अंदर करना, ये जो फंक्शन है उसे अलाउ करता है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनवांटेड मटेरियल, ठीक है, उन एंट्री से बचाता है जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, जिनकी या तो जरूरत नहीं होती, ठीक है, सेल के अंदर उन्हें एंटर करने से सेल को बचाता है। देन बात करते हैं सेल वॉल की।
अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या था, किसी भी सेल की सबसे आउटर वाली लेयर थी, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसका काम क्या था, सिंपली फिल्टर करना था चीजों को और एक तरह से सेफ रखना था अंदर के जो कंपोनेंट है सेल के अंदर। अब ये जो चीज थी वो एनिमल सेल में थी। अब जब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर भी सेम रहता है, बस इसके अंदर एक चीज एडिशनली ऐड हो जाती है, वो होती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल एडिशनली ऐड हो जाती है प्लांट सेल के अंदर। अब सेल वॉल क्यों एडिशनली ऐड होती है, क्योंकि जो आपने एनिमल्स देखे होंगे या ह्यूमन हो गया, ह्यूमन भी एनिमल्स में आते हैं, तो जो हमारी जो स्किन है वो बॉडी क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है, पर जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स का कभी आपने स्टेम वगैरह देखा होगा तो वो क्या रहता है, हार्ड रहता है, रिजिड रहता है, सॉलिड रहता है। तो ये चीज रिजिडिटी को बनाने के लिए सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ बनाने के लिए सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। तो सेल वॉल का काम क्या है, a rigid outer covering in addition to the plasma membrane। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एडिशनली ऐड होता है सेल वॉल, फाउंड इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलस, और ज्यादातर सेल्यूलस से बने होते हैं, गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रक्चर दे सके उस पेड़ को या फिर उस प्लांट को, उस ट्री को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, इसलिए सेल वॉल उसके अंदर होता है। पर ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन या एनिमल के अंदर क्योंकि जो स्किन होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, ह्यूमन और या फिर एनिमल की बात करें, पर जो प्लांट्स ट्री होते हैं उनके ऊपर जो कहते हैं लेयर होती है वो काफी हार्ड होती है, और वो हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल प्रोवाइड करता है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शन क्या होता है, हेल्प करता है प्लांट सेल विद स्टैंड डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद विदाउट बस्टिंग। ठीक है, सेल वॉल क्या प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज को ध्यान से समझना कि कोई भी एक सेल है, ठीक है, उसके ऊपर सेल वॉल है, सेल वॉल है। अब बाहर क्या हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और अंदर क्या लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हाई से लो मूव करेगा। अब हाई से लो मूव जैसे जैसे करता जाएगा तो ये सेल क्या अपने स्वेल करेगा, हमने पढ़ा था हाई से जब लो जाता है, अंदर लो होता है सेल के अंदर, बाहर हाई होता है, तो उसमें क्या, उस केस में क्या होता है, जो सेल होती है स्वेल होती है, फूलती है, तो फूलते फूलते वो बस्ट ना कर जाए इसलिए उस पर सेल वॉल लगी होती है। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर सेल वॉल लगी होती है जिससे कि वो बस्ट नहीं करते। देन बिल्ड प्रेशर बैलेंस बिटवीन सेल वॉल एंड स्वेलिंग वेल। ठीक है, स्वेलिंग सेल, तो ये एक प्रेशर को बैलेंस करके रखती है सेल वॉल, एक प्रेशर को बैलेंस करके रखती है अंदर और बाहर के, जिससे जो स्वेलिंग वेल है वो बस्ट ना हो जाए। देन अलाउज स्वेल टू टॉलरेट ग्रेटर चांसेस सराउंडिंग देन एनिमल्स, तो एनिमल सेल के मुकाबले ये काफी ज्यादा क्या कहती है, टॉलरेट होती है। टॉलरेट का और इसका मीन्स आप कह सकते हो कि सहन करना। ठीक है, सहन करने की क्षमता या सहन करना टॉलरेट का मीन्स होता है, कि मतलब कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सहन करने की जो क्षमता है वो एनिमल सेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो टॉलरेट का मतलब वही होता है। देन बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस की। प्लाज्मोलिसिस क्या करता है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, जब भी कोई लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल है, वो अपने अंदर का वाटर लूज कर देती है थ्रू द ऑस्मोसिस के थ्रू, जो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाए जो मूवमेंट है, तो उस केस में क्या होता है, जो सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है, श्रिंक, और उसी जो कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। देन बात करते हैं न्यूक्लियस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, तो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज है सबको कंट्रोल करता है। देन सेल न्यूक्लियर एनाटॉमी को समझ लेते हैं एक बार, कि जो न्यूक्लियस है वो बना किस तरीके से होता है। तो फर्स्टली जो उसके ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर देख रहे हो आप, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ये होल टाइप से दिख रहे होंगे, इसे न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, और इसे बोला जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके अंदर जो भी है फ्लूइड टाइप चीजें होती है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, और बीच वाले पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। अब इसमें जो आप छोटे छोटे डॉट देख रहे हो इसे राइबोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स, इसे राइबोसोम बोला जाता है। देन कंपोजिशन क्या होती है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद द पोर्स ऑफ मटेरियल ऑफ एक्सचेंज, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाए, कोई भी मटेरियल जो भी न्यूट्रिशन चाहिए न्यूक्लियस को उसे मिल पाए। ठीक है, इसलिए पोर्सेज होते हैं।
और ये कंटेन करता है क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। देन फंक्शंस देखते हैं क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम्स कंटेन करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के फॉर्म में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। अब ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है? सिंपली आप इसे कहते हो जेनेटिकली इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वही क्रोमोसोम कलेक्ट करके रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और किसके फॉर्म में कलेक्ट करके रखता है? डीएनए के फॉर्म में, जिसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसके फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देन क्रोमोसोम्स बने किससे होते हैं? ये बने होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है। डीएनए हैज जीन्स, डीएनए के पास जीन्स होती हैं, जेनेटिक फंक्शंस होते हैं, फंक्शनल यूनिट कंट्रोलिंग ट्रेट्स। और ये फंक्शनल जो डीएनए है, ये फंक्शनल यूनिट होती है, मीन्स सबसे छोटी यूनिट होती है जिसके अंदर ट्रेट्स वगैरह रहते हैं। ट्रेट्स को हिंदी में बोलते हैं लक्षण। ठीक है, जिसके अंदर लक्षण वगैरह होते हैं, या फिर कह सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, वो डीएनए के अंदर होती है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स डीएनए इज सीन इज क्रोमेटिन मटेरियल। अब जो नॉन डिवाइडिंग सेल होती है उसके अंदर जो डीएनए है वो किस तरीके से दिखता है? क्रोमेटिन मटेरियल की तरह दिखता है, जिसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। बिफोर सेल डिवीजन से पहले क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में कंडेंस रहता है। ठीक है, क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है सेल डिवीजन से पहले। देन बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की। तो ये कंट्रोल करता है सेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक सेल से दो सेल का बनना। तो ये किसके कंट्रोल में रहता है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है। डायरेक्ट सेल केमिकल एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट, जो भी सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटीज होती है, डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है, उसे भी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। देन बात करते हैं न्यूक्लॉइड की। न्यूक्लॉइड क्या होता है? इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन और कमी किसकी होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो उस केस में क्या होता है? सच अनडिफाइंड रीजन, कोई भी अनडिफाइंड रीजन है विद न्यूक्लिक एसिड। अनडिफाइंड रीजन है उसमें क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? न्यूक्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और एक अनडिफाइंड रीजन हो जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हो, तो उस पार्ट को क्या बोल देंगे? हम न्यूक्लॉइड बोल देंगे। देन बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सिंपली साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कंटेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी सेल होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक फ्लूइड टाइप कंटेंट होता है। ठीक है, फ्लूइड टाइप मतलब लिक्विड बोल सकते हो आप, लिक्विड की तरह, या फिर द्रव्य, हिंदी में द्रव्य बोल देंगे इसे, लिक्विड की तरह एक जो कंटेंट होता है यानी लिक्विड की तरह दिखता है, वो उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। जैसे इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो आप, इसके अंदर जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला ब्लू वाला पार्ट है, ये सब ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, पूरे में फैला हुआ रहता है, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर रहते हैं। ये कंटेन करता है ऑर्गेनल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ये सारे ऑर्गेनल्स को कंटेन करके रखता है। डायग्राम में दिख रहा होगा कि सारे ऑर्गेनल्स क्या है इस साइटोप्लाज्म के अंदर है। और फंक्शंस क्या होता है साइटोप्लाज्म के लिए? हेल्प करता है एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ऑर्गेनल्स। कोई भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की ये जो भी है, ये ऑर्गेनल्स इस वाले मटेरियल को कोई भी प्रोवाइड करना चाहता है, कोई भी एक मटेरियल प्रोवाइड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म के थ्रू वो मूव करके उस तक पहुंच सकता है। एंड देन दूसरा जो इसका फंक्शन होता है, स्टोर वाइटल केमिकल्स। ये स्टोर जो साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, ये सारी चीजें स्टोर करके रखता है। साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज लाइक ग्लूकोलाइसिस। ठीक है, कि इसके अंदर भी क्या होता है? साइट होता है, सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज होता है लाइक ग्लूकोलाइसिस की तरह पाए जाते हैं। देन आप बस दो तीन फंक्शन याद कर लोगे, इट्स इनफ फॉर अ 9th क्लास के लिए। दो तीन फंक्शन इनफ है। देन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, एक नेटवर्क होता है, आप तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? ट्यूब्स होती हैं और शीट्स से बना हुआ एक नेटवर्क होता है। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, लिपिड एंड प्रोटीन। इसके टाइप्स क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? एक होता है आरईआर, एसईआर। आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हैगा आर्यर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाला जो पार्ट है ये है स्मूथ एससीआर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हैगा न्यूक्लियस। देन देखते हैं इसका फंक्शन आरईआर का क्या है। आरईआर हैव राइबोसोम। ठीक है, आरईआर जो होता है रफ एंडोप्लाज्म, इसके ऊपर आप डॉट से देख रहे होंगे छोटे छोटे, ये क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स क्या यही रफनेस प्रोवाइड करते हैं, जो इस लेयर को क्या प्रोवाइड करते हैं, रफनेस, और इसी की वजह से इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। देन बात करते हैं कहाँ पर थे, एसईआर, सिंथेसिस फैट एंड लिपिड्स। जो एसईआर होता है वो क्या बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं एंड लिपिड्स बनाते हैं। और आरईआर के पास राइबोसोम होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और आरईआर क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, और एसईआर क्या काम करता है, लिपिड्स बनाने का काम करता है। और ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के अंदर, तो फॉर्मिंग एंजाइम एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो यानी आरईआर बना रहा है प्रोटीन और एससीआर बना रहा है लिपिड, और प्रोटीन और लिपिड बन के क्या बनाते थे, प्रोटीन और लिपिड्स बन के बनाते थे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बनाते थे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते थे। तो आप देख रहे हो कि प्रोटीन और लिपिड्स बना फिर से क्या सेल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनने में हेल्प कर रहे हैं, बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, देन देखते हैं बाकी प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द सेल। और ये चैनल्स प्रोवाइड करता है, चैनल्स मतलब कि एक पाथवे प्रोवाइड करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चैनल प्रोवाइड करता है, एक माध्यम प्रोवाइड करता है। इन लीवर सेल एससीआर डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग। और लीवर सेल्स के अंदर जो एससीआर होते हैं वो क्या काम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं पॉइजन एंड ड्रग्स। ठीक है, पॉइजन और ड्रग्स को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई, उन्हें कम करने का काम करता है। जो भी मेडिसिन के थ्रू ड्रग्स वगैरह जाता है, ठीक है, जो कि लो अमाउंट में, बहुत ज़्यादा लो अमाउंट में ड्रग्स वगैरह जो होता है, उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ड्रग्स हो जाता है तो फिर वो डिटॉक्सिफाइंग नहीं कर पाता, उतने अमाउंट में नहीं कर पाता डिटॉक्सिफाई। देन बात करते हैं नेक्स्ट गोल्गी अपैरेटस की। और गोल्गी अपैरेटस का क्या काम है, पहले तो इस बनावट को समझते हैं। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल एंड स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। देखो जो गोल्गी apparatus होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड रहती है, कैसे, स्टैक की फॉर्म में। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखी गई चीज हो। तो इस डायग्राम में भी देख रहे हो कि एक मेम्ब्रेन ये है, फिर एक इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, फिर एक इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, एक इसके और एक इसके। तो एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन रखी गई है, और इसे क्या कहा जाता है, इसी पूरे को सिस्टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को एक नाम दिया गया है, सिस्टर्न्स। कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, पार्ट ऑफ द सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम, पार्ट होता है एक सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम का। देन फंक्शंस की बात करते हैं, पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसका काम क्या है कि कोई भी मटेरियल है एंड पैकेज, मतलब कोई भी न्यूट्रिशन का मटेरियल है या फिर कोई भी डाइजेस्टिव मटेरियल, उसे इनसाइड लाना और आउटसाइड करना। ठीक है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी हेल्प से उसे इनसाइड या तो अंदर लाना, इनसाइड या तो बाहर करना, किसका काम है, गोल्गी apparatus का काम है। और क्या काम होता है, ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेजेस प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। और जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट मींस दैट, कहने का मतलब है कि जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इन्हें क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, यानी उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उन्हें अलग करता है और उन्हें पैकेजेस के फॉर्म में रखता है इन वेसिकल के अंदर। कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स वन। जो भी सिंपल शुगर्स होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। शुगर्स मतलब सिंपली ग्लूकोज टाइप की चीज होती है। ठीक है, सुक्रोज बोला जाता है इन्हें, नॉर्मल शुगर नहीं होता। फॉर्म लाइजोसोम्स। और ये गोल्गी apparatus है, उसका जो सबसे मेन काम क्या है, वो है लाइजोसोम्स को बनाना। अब लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइजोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, एक्ट वाज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये एक्ट करता है एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वर्न आउट ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये डाइजेस्ट करता है जो भी अनवांटेड अगर आ जाते हैं सेल के अंदर अनवांटेड मटेरियल, तो उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करता है
और वर्न आउट द ऑर्गेनल्स, और जो ऑर्गेनल्स खराब हो गए उन्हें भी डाइजेस्ट करता है। किसी सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल है वो खराब हो गया तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसे डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, वर्न आउट ऑर्गेनल्स मतलब जो काम का नहीं बचा, यूजलेस ऑर्गेनल है। कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है डाइजेस्ट करने के लिए, फॉर्म्ड बाय आरईआर, और ये किसके थ्रू फॉर्म होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू फॉर्म होता है। देन फंक्शंस क्या होते हैं, ये होता है ब्रेक डाउन बैक्टीरिया फूड एंड ओल्ड ऑर्गेनल्स, ये ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरियाज को, फूड को, ओल्ड ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है, वर्न आउट ऑर्गेनल्स हो गए जो यूजलेस है, जिनके सेल के अंदर जरूरत नहीं है, तो उन्हें क्या करता है ये ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पीस में तोड़ने का काम करता है। ड्यूरिंग सेल डैमेज लाइसोसोम मे बी बर्स्ट एंड डाइजेस्ट इन द सेल, हेंस कॉल्ड सुसाइड बैग, और लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कोई भी सेल खराब हो जाता है, ठीक है, उसके सारे ऑर्गेनल्स वर्क नहीं कर रहे सही से, तो इस केस में क्या करता है, जो लाइसोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को कलेक्ट करके रखता है अंदर। अब जैसे ही सारे सेल्स के ऑर्गेनल्स खराब हो गए तो इस केस में क्या करेंगे, वो बर्स्ट कर जाता है, बर्स्ट का मतलब फट जाता है, ठीक है, और इसी वजह से उसे जो नाम दिया गया वो दिया गया सुसाइडल बैग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसे। देन बात करते हैं सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल के अंदर, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये किससे नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। देन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये डबल मेम्ब्रेन रहता है और आउटर पोरस इनर फोल्डेड, मतलब समझना कि जो भी डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन जो कि आउटर लेयर है, ठीक है, ये वाली जो आप आउटर लेयर वाली मेम्ब्रेन देख रहे हो, आउटर मेम्ब्रेन ही होती है और पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है इस पे आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं बहुत सारे। एंड देन इनर जो होती है, इनर क्या होती है, फोल्डेड होती है। इनर इनर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड रहती है कुछ इस टाइप से, ठीक, जितने ज्यादा फोर्स रहेंगे और उतना ही ज्यादा क्या होगा, लार्ज सरफेस होगा, जितना ज्यादा लार्ज सरफेस होगा उतनी ही ज्यादा इसके अंदर एनर्जी का कलेक्शन होगा, ठीक है, एनर्जी है उतनी ज्यादा कलेक्ट करके रखेगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम क्या होता है, एनर्जी को कलेक्ट करके रखना है, इसलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और एनर्जी को किसके फॉर्म में कलेक्ट रखता है, एटीपी जनरेशन के अंदर। एटीपी क्या होता है, इसे बोलता है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका एटीपी एक्चुअली में हो क्या है, क्या, इसे बोला जाता है करेंसी ऑफ द सेल, करेंसी ऑफ द सेल। ये सिंपली जो एटीपी है इसका यूज करा जाता है जो सेल के अंदर की जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को मेजर करने के लिए एटीपी का यूज होता है, ठीक है, एनर्जी कितनी है कितनी नहीं है सेल के अंदर इतने छोटे लेवल पे एनर्जी को मेजर करने के लिए एटीपी का यूज करा जाता है। देन बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, रिलीज करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी को रिलीज करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जिसे एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, याद रखना कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है ये, यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंपाउंड, और इसका यूज क्या होता है, बिल्डिंग कंपाउंड्स बनाने में एंड परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है, काम को करने के लिए यूज होता है। हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम इनेबलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो खुद का प्रोटीन भी बना लेता है। तो यहाँ तक था एनिमल सेल के बारे में। अब पढ़ते हैं प्लांट सेल्स के बारे में कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। तो प्लास्टिड पढ़ते हैं। प्लास्टिड जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड जिसे कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जिसे कलरलेस बोलते हैं और इसका काम क्या होता है, स्टोरेज का। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल। तो फर्स्ट कंसिस्ट, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, कंसिस्ट मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा याद रखना। देखो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। प्लास्टिड इसके अंदर स्टैक लाइक जैसे गोल्गी अपार्टस में था वैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए होते हैं। बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्रोमोप्लास्ट हो गया तो क्रोमोप्लास्ट रखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट रखा हुआ, ल्यूकोप्लास्ट रखा हुआ, तो इसी फॉर्मेशन को क्या कहा गया, स्ट्रोमा कहा गया। तो आप सिंपली ये लिख सकते हो कि कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन लेयर, जो भी मेम्ब्रेन की लेयर बनी हुई है, एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसी हुई है इसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर, इन स्ट्रोमा, तो उसे स्ट्रोमा कहा गया। स्ट्रोमा के अंदर ये पूरा स्ट्रोमा है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर जो ये एक के ऊपर एक लेयर
एम्बेडेड है मतलब धसी हुई है, उसे स्ट्रोमा कहा गया है। हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और जो प्लास्टिड होता है उसी की तरह इसके पास भी क्या होता है, प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, किसकी तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या था, खुद का डीएनए था और खुद का राइबोसोम था, जिससे वो खुद का प्रोटीन सिंथेसिस यानी खुद का प्रोटीन बना ले रहा था। देन बात करते हैं फंक्शंस की, कि फंक्शन क्या होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। बेसिकली थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड मतलब जो भी आपने वेजिटेबल्स देखे हैं, जैसे कि टमाटो हो गया रेड कलर होता है, ठीक है, पोटैटो का ब्राउन कलर होता है। जो भी कलर्ड वाले जो होते हैं, कलर्ड वाले वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट एडेड रहता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस रहता है, ये इसका काम होता है स्टोरेज। स्टोर क्या करता है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इस टाइप की चीजें स्टोर करके रखता है। एंड देन क्लोरोप्लास्ट क्या स्टोर करके रखता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। और क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल एज ए ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, जो कि जो ग्रीन कलर के लीव्स होती है उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लोरोफिल से ही जो लीव्स होती है वो हमें ग्रीन दिखाई देती है। देन फंक्शंस क्या था, क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। ठीक है, कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, कंटेन करके रखता है ये क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट। जो प्लास्टिड है वो क्लोरोफिल को भी कंटेन करता है और अदर पिगमेंट लाइक कंटेन करके रखता है। और कनेक्ट ल्यूकोप्लास्ट को, ल्यूकोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता था, स्टार्च का, ऑयल्स का एंड प्रोटीन्स का स्टोरेज करता था। देन बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनका काम क्या होता है, स्टोरेज सैक्स, ये स्टोरेज की तरह काम करते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट है इन्हें स्टोर करके रखना, ये काम होता है वैक्यूल्स का। स्मॉल इन एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे स्मॉल साइज में होते हैं या फिर कुछ सेल्स के अंदर होते भी नहीं है। और लार्ज होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं। फंक्शंस क्या होता है इनके, सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट में भी ऑक्यूपाई 50 से लेकर 90% तक का वॉल्यूम। यानी कोई भी प्लांट सेल है तो उसमें 50 से लेकर 90% तक का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वैक्यूल ही होगा। सिर्फ वैक्यूल ही 50 से लेकर 90% तक का हो सकता है। और अब देखो प्लांट्स के अंदर इतना बड़ा वैक्यूल क्यों होता है और जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लांट जो होते हैं उन्हें एक बार में बहुत सारी एनर्जी, क्या कहते हैं, एनर्जी या फिर न्यूट्रिशन को इकट्ठा करके रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते कभी किसी चीज़ की कमी की वजह से। और जो ह्यूमंस होते हैं वो डेली टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं, टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। तो जो वैक्यूल्स होता है एनिमल सेल के अंदर वो क्या होता है, बहुत ही लो अमाउंट में होता है या फिर होता ही नहीं है। पर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वो एक तो मूव भी नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, जिससे वो वो मतलब एक बार में बहुत सारा क्या स्टोर कर सके, स्टार्च वगैरह ये सब जितने भी ग्लूकोज है ये सब स्टोर कर सके, जो कि उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है, ये रिजिडिटी यानी जो भी वैक्यूल है, जो भी वैक्यूल सेल को क्या रिजिड बनाता है, मतलब रिजिड मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब यही है कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है पूरे प्लांट को। एंड स्टोर करता है अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों का स्टोर करता है। इन अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल होता है वो क्या काम करता है, स्टोर करता है फूड को। ठीक है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर है, ठीक है, और यूनिसेल्युलर ये एनिमल सेल के अंदर आता है। और इसके अंदर भी वैक्यूल होता है पर स्मॉल अमाउंट में होता है, और इसका काम भी क्या है, सिर्फ फूड को स्टोर करना, जैसे प्लांट्स के अंदर है। ठीक है, सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूजेस वैक्यूल, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं टू एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्ट। जो भी एक्सेस वाटर यानी वाटर या फिर वेस्ट को एक्सेस करने के लिए, ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा रखने के लिए पाया जाता है उनके अंदर वैक्यूल, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन बात करते हैं सेल डिवीजन की, कि सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एवरी लिविंग विंग्स ग्रोस, ठीक है, सारे लिविंग विंग ग्रो होते हैं।
रिपेयर करते हैं अपने बॉडी पार्ट को, रिप्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, जो भी लिविंग बीइंग ग्रो करेगा तो उसके अंदर सेल डिवीजन होना पड़ेगा, तभी तो एक सेल से ज्यादा सेल्स बनेंगे और वो ग्रो करेगा। देन रिपेयर करना है, तो जो पार्ट खराब हो चुका है वहां पर रिपेयरिंग के थ्रू नए सेल्स बनेंगे, जिससे रिकवरी होगी। रिकवरी की वजह से वहां पर क्या होगा कि नए सेल्स बनेंगे और वो बॉडी पार्ट ठीक होना, रिपेयर होना स्टार्ट करेगा। देन देन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस की वजह से एक सेल के थ्रू दो सेल, ठीक है, दो सेल से चार सेल रिप्रोड्यूस होगा, एक से और ज्यादा बनेंगे बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से ही होगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए भी या एनिमल प्लांट सबके लिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ इन विच सिंगल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, अ सिंगल सेल डिवाइड होता है किसमें, न्यू सेल्स के अंदर। एक सिंगल सेल डिवाइड होगा नई सेल्स के अंदर। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, और जो हम पढ़ते हैं दो तरह के मेन सेल डिवीजन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से, मिटोसिस एंड मियोसिस। तो देखते हैं मिटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। तो मिटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। मिटोसिस का मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक सेल था, एक से फिर उसके अंदर प्रोसेस हुआ। देन एक उसके अंदर जो प्रोसेस होंगे, खैर ये बहुत जो आप जैसे 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो उसके अंदर प्रोसेस पढ़ोगे कि इसमें इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी आपके लिए मेनली क्या है कि इक्वे इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, यानी एक से दो कैसे बन रहे हैं। देन इसके अंदर वैसे कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर, देन वो स्टार्ट होता है एक से दो बनना। ठीक है, और यही क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। तो मिटोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल से दो सेल के बनते हैं, बस इतना खत्म हो जाता है। तो मिटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट टेक प्लेस इन बॉडी सोमेटिक सेल्स। ठीक है, मिटोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जो कि टेक्स बॉडी इन सेल्स, ठीक है, सेल की बॉडी के अंदर होता है। इन दिस प्रोसेस वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखिए, एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड किस में हो रहा है, टू आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब जो दोनों सेल है वो क्या सेम टू सेम है जेनेटिकली, दोनों के दोनों। ये जो डॉटर सेल है जो बनते हैं ना, उन्हें डॉटर सेल बोला जाता है। ये क्या है, डॉटर सेल। डॉटर सेल सही है। और पेरेंट सेल कौन से होते हैं, जिनसे बने हैं वो, पेरेंट सेल। Then the number of chromosome remains same in the daughter cells as per the parent cell। जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके डॉटर के सेल के अंदर होंगे। ठीक है, हैंस इज कॉल्ड इक्विटेशनल इक्वेशनल डिवीजन। और इसी वजह से इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने डॉटर, उतने सेम क्रोमोसोम इसके अंदर भी होंगे और सेम क्रोमोसोम्स इसके अंदर भी होंगे। पर्पस क्या होता है मिटोसिस का, इट हेल्प इन ग्रो ऑफ सेम ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये हेल्प करता है किसमें, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक बच्चा है जो जिसकी हाइट 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर समथिंग है, और वो जो उसकी हाइट क्या होती है, 1.5 मीटर ग्रो होती है, 1 मीटर से 1.5। तो जो ग्रोथ के लिए जो और जो सेल का डिवीजन हुआ होगा वो सेम होगा, सेम हुआ होगा, क्यों, क्योंकि वो एक सेम ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जेनेटिकली भी सेम होंगे। जो पेरेंट सेल के जेनेटिक्स होंगे, डॉटर सेल के जेनेटिक्स हैं, वो भी सेम रहेंगे। इट हेल्प टू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डैमेज सेल। और ये किस में हेल्प करता है, रिपेयरिंग में। ठीक है, सेल्स के रिपेयरिंग में हेल्प करता है, और डैमेज सेल को ठीक करने में, उसके रिप्लेसमेंट में या फिर उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। और ये हेल्प करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस ऑर्गेनिज्म में, लाइक अमीबा ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर सेल होता है उनके अंदर हेल्प करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल फीमेल जिसके अंदर ना पार्ट लेते हो, ठीक है, वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से हो जाता है, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन बात करते हैं सेकंड, म्यूसिस की, जिसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। रिडक्शन डिवीजन, इसके अंदर क्या होता है कि म्यूसिस है अक्कर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो म्यूसिस वाला पार्ट है वो कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे कि
टेस्टिस हो गया, ओवेरीज हो गया, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर म्यूसिस यूज होता है, जैसे टेस्टिस हो गया, ओवेरीज हो गया, इनके अंदर क्या यूज होता है, म्यूसिस यूज होता है फॉर सेल डिवीजन। इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड स्पर्म एंड, ये हेल्प करता है किस तरह की चीजों को, स्पर्म और एग्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। Each daughter cell formed a meiosis has half number of the chromosomes as the parent cell, half number of chromosomes होते हैं। मीन्स जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन से क्या बना, क्रोमोसोम्स बने। अब क्रोमोसोम्स ने क्या करा, स्टार्ट सेल डिवीजन स्टार्ट करा, ठीक है। सेल ने, इस पूरे सेल ने क्या स्टार्ट करा, सेल डिवीजन को स्टार्ट करा। तो जो भी सेल्स बने, सेल्स जो इससे एक से दो सेल्स बने, तो ये प्रोसेस होता है म्यूसिस वन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट होता है। इसके अंदर जो भी सेल्स बने वो आइडेंटिकल नहीं होता है, ये और ये सेल एकदम आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, नहीं है, दोनों अलग है। तो जो सेल्स बनते हैं, जो डॉटर सेल्स होती है, वो आइडेंटिकल नहीं होती। अब ये होता है म्यूसिस फर्स्ट पार्ट होता है। देन म्यूसिस का सेकंड पार्ट जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि वही सेल फिर से सेल डिवीजन करती हैं, और सेल डिवीजन के करने के बाद चार नए चार नए सेल्स बनते हैं। तो ये होता है सेकंड पार्ट, ठीक है। दो पार्ट्स के अंदर म्यूसिस होता है। फर्स्ट पार्ट में पेरेंट सेल से डॉटर सेल, और डॉटर सेल से फिर से नई डॉटर सेल्स बनती हैं। हेंस म्यूसिस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव डिवीजन, इसलिए म्यूसिस को रिप्रोडक्टिव डिवीजन कहा जाता है। स्टेजेस ऑफ म्यूसिस, म्यूसिस फर्स्ट बताया कि जिसके अंदर पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रही है। म्यूसिस सेकंड, जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। अब जो सेकंड वाला पार्ट था, इसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन हुआ। देन मेन डिफरेंस देख लेते हैं मिटोसिस एंड म्यूसिस के अंदर की मेन डिफरेंसेस क्या है। तो फीचर देख लेते हैं। टाइप ऑफ डिवीजन, किस तरह का डिवीजन होता है। मिटोसिस में इक्वेशनल होता है, म्यूसिस के अंदर रिडक्शन होता है। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, इसके मिटोसिस के अंदर नंबर ऑफ डॉटर सेल दो थी, यानी एक से दो बन रहा था। म्यूसिस के अंदर चार डॉटर सेल्स होती है, यानी एक से दो बनते हैं और दो से चार बनते हैं, ठीक है। दो से चार बनते हैं। देन क्रोमोसोम्स के नंबर सेम एज पेरेंट, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सेम एज पेरेंट सेल के होंगे। पर जो क्या कहते हैं, म्यूसिस के अंदर वो हाफ होते हैं। इसके अंदर जो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे पेरेंट सेल से, ठीक है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम होंगे। आकर इन बॉडी सेल्स, ये किस्म होते हैं बॉडी सेल्स के अंदर। म्यूसिस कहाँ पर होता है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिकली कैसे होता है, ये आइडेंटिकल होता है पेरेंट से, यानी जो ये वाला पार्ट है, ये डॉटर सेल, ये आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल के, एकदम सेम टू सेम होंगे पेरेंट सेल की तरह। इनके जो जेनेटिक है सेम होंगे पेरेंट सेल की तरह। और म्यूसिस के अंदर क्या होगा, डिफरेंट होंगे पेरेंट सेल से। जो जो मियोसिस है, इसमें जो सेल्स बने हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट के, ये क्या होंगे, डिफरेंट, इनके जो जीन्स है या फिर जेनेटिकली डिफरेंट होंगे पेरेंट सेल से। देन यही था मिटोसिस एंड म्यूसिस। देन आपको अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।